session we are going to study the molecular basis of inheritance, right? यहाँ पे इस चैप्टर में बेसिकली आपका 6 चैप्टर है, क्लास 12th बायोलॉजी, और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, यकीन मानिए बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इस चैप्टर को स्टडी करना उतना ही आसान है जितना आसान आप कुछ सोच सकते हो, ठीक, और उतना मुश्किल भी है जो आप सोच सकते हो। ज़्यादातर बच्चों को ये मुश्किल ही लगता है, लेकिन अगर स्टडी कर लेते हैं प्रॉपरली, थोड़ा कॉम्प्लिकेट लगेगा, धीरे धीरे चीज़ें आसान होती चली जाएंगी चैप्टर के अंदर, लेकिन समझना जरूरी है। वर्ड बाय वर्ड एनसीईआरटी एक लाइन क्लियर हो जाएगा तो काफ़ी हद तक आप क्वेश्चन कर पाओगे। इसमें अगर नीट की बात करोगे तो यार कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन कहीं नहीं गए। अगर हम बात करते हैं सीबीएसई बोर्ड की तो बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं इसमें से। 5 मार्क क्वेश्चन भी बनेगा यहाँ पर, 2 वाला भी बन सकता है, 3 और 1 मार्क को क्वेश्चन बनते हैं, यानी प्योरली ये चैप्टर मार्क गेनिंग चैप्टर है। चलो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के साथ। चैप्टर इज मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, राइट? एनसीईआरटी का इस एनसीईआरटी सीरीज में 1 बाय 1 हर एक वर्ड को हम लोग स्टडी करेंगे, डिकोड करते चले जाएंगे एनसीईआरटी की एक लाइन को कि हर लाइन पे क्वेश्चन सीबीएसई में क्या बन जा रहा है और नीट में क्या बन जा रहा है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई सीरीज है, ये साफ साफ है सीबीएसई सीरीज है, एनसीईआरटी सीरीज लेके चल रहा हूँ, ठीक है? मेरे पास अदर सीरीज है जिनमें आप मूव कर सकते हैं। चलो, तो सबसे पहले हमारे पास ये क्या दिख रहा है, थोड़ा कंसेप्चुअल डेवलपमेंट करते हैं। ये आपको कुछ डबल स्टैंडर्ड थ्रेड दिख रही है, 2 स्टैंडर्ड थ्रेड, और दोनों ही स्ट्रैंड कैसे हैं, एक दूसरे को ट्विस्ट हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं सर? ये बच्चे सर आज मेरा बायो का टेस्ट था सर। ओके, कैसा रहा? कुछ किया? हाँ सर, बढ़िया गया सर। बढ़िया गया, वेरी गुड। हाँ सर, उसमें पूरा वो आया था सर, फ्लावर इंट्रोडक्शन, फ्लावर वाला था, ओके वेरी गुड। तब बढ़िया गया। बस एक 3 मार्क का क्वेश्चन था सर, वो मैंने इतना को मार्क दिया कि सेम में ही नहीं आया। एक बार मुझे व्हाट्सएप करना क्वेश्चन को क्या है, ठीक है? मुझे दिखाना है एग्जैक्टली, हम डिस्कस करेंगे उसको एक बार कि क्वेश्चन में मैम ने क्या पूछा है और देखिए आपने क्या लिखा है या समथिंग कितना गया। मोस्टली वो क्लास में सारे बच्चों को ही लगा। हाँ यार, कोई भाई, वो एक्चुअली होता क्या है कि जब एग्जामिनर अपनी क्वेश्चन पुट करता है तो एग्जामिनर का माइंड वो क्या चाहते हैं और आपसे एक्चुअली उसको रीड करना इंपॉर्टेंट होता है। वो कैसे होता है जब हम बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, ठीक है? तो जैसे हमारा लगभग हम सिलेबस की कंप्लीशन पर ही है, 2 4 6 8 चैप्टर के बाद कंप्लीट होने लगेगा, मेजर चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी, तो हम फिर आगे जब कंप्लीट हो जाएगा तो क्वेश्चन आंसर सेशन पे ही चलेंगे। रोजाना हमारी क्लास हर चैप्टर डिसाइड करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, आंसर करेंगे, फिर मैं आपको उसके असाइनमेंट भी दूंगा, आप असाइनमेंट करोगे, भेजोगे, तो ये सारा सेशन चलता रहेगा, डोंट वरी, ठीक है? तो अभी बेसिक फंडामेंटल क्रिएट करो, अच्छे से इसको एक्सप्लेन करो, समझो, उस पर बेस्ड हम चैप्टर के एंड में भी क्वेश्चन करते हैं, उनको थ्रो करो। लेकिन इनके बाद अब जब एग्जाम आते हैं उससे पहले आप लोग कोशिश करो कि मैक्सिमम क्वेश्चन को जरूर अटेम्प्ट करो, है ना? क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ही मेन इंपॉर्टेंट है। मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ही सबसे बड़ी बात है बच्चों। अगर क्वेश्चन अटेम्प्ट किए तो आपको एग्जैक्टली आइडिया होगा कि इसका आंसर क्या लिखना है। हमें आंसर पता होता है, देखो मेजोरिटी में आंसर पता होता है कि हमें ये लिखना है, लेकिन कितना लिखना है, क्या लिखना है, क्या हम उस डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। वो कब आता है? जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, अपने डाउट्स निकाल रहे होते हैं क्वेश्चन के लेवल पर। लेकिन क्वेश्चन के लेवल तक पहुंचने के लिए हमें कंटेंट लेवल को समझना पड़ेगा, चैप्टर के हर एक पहलू को, हर एक कंसेप्ट को समझना पड़ेगा। तो हम वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं आज, ठीक है? चलो, ये हमें डबल स्टैंडर्ड थ्रेड दिख रही है बच्चों, सब जानते हैं कि डीएनए है सर, बिल्कुल ठीक है। तो डीएनए में भाई डीएनए किसका बना हुआ है? आप कहते हैं सर डीएनए इज कंपोज्ड ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। डीएनए इज नथिंग बट पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। तो बना किसका है सर? न्यूक्लियोटाइड का बना हुआ है। तो आपको अगर मैं दिखाऊं कि ये बीड्स दिख रही हैं, दीज बीड्स आर द न्यूक्लियोटाइड। तो एक स्ट्रैंड पर इस तरह से हेलिकली रन कर रही है एक स्ट्रैंड जिसमें न्यूक्लियोटाइड्स अटैच हैं, राइट? और एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बन गया, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बन गया। इसी तरह से दूसरा बीड भी हमारे पास है, दूसरा चेन भी हमारे पास है, उसमें भी बीड्स हैं। तो बीड्स क्या हो गए? न्यूक्लियोटाइड्स हो गए, और ये न्यूक्लियोटाइड आपस में कनेक्ट होकर पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बन गई। 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, दे आर एंटी पैरेलल, एक दूसरे के कंबाइन कर रही हैं, और डबल हेलिकल स्ट्रक्चर डीएनए का फॉर्म हो रहा है। तो अभी हमने ये समझा कि हमारा डीएनए इज नथिंग, इट इज अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, या पॉलीन्यूक्लियोटाइड का चेन हो गया, जो कि बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से बना है। अगर 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन एंटी पैरेलल रन करके एक दूसरे बाइंड कर जाएं तो हमारे पास डबल स्टैंडर्ड डीएनए बन गया। तो डीएनए को भी डिफाइन किया जाता है कि यार डीएनए कैसा है,
कि डीएनए हमारा कैसा है, डीएनए क्या सिंगल स्ट्रैंड है या डबल स्ट्रैंड है। तो चलो देखते हैं। सी, तो हमने कहा डीएनए हमारा कैसा भाई, डबल स्ट्रैंडेड सिंगल स्ट्रैंडेड, या डीएनए कैसा है, डबल स्ट्रैंड। एक सेकंड देना, राइट। अगर आरएनए की बात करें तो आरएनए कैसा होता है, देखो आरएनए सिंगल स्ट्रैंड मिलता है और डीएनए डबल स्ट्रैंड मिलता है हमें, बिल्कुल ठीक है। लेकिन डीएनए कभी कभी हमें देखने मिलता है डीएनए भी सिंगल स्ट्रैंड भी मिलता है, डीएनए सिंगल स्ट्रैंड भी मिलता है। तो डिपेंड करता है कि डीएनए कैसा है, डबल स्ट्रैंडेड है या सिंगल स्ट्रैंडेड है। अच्छा, वायरसेस में डीएनए कैसा होता है, वायरसेस में डीएनए कैसा होता है। So we know that DNA is a polynucleotide chain, ये हमने देखा भी कि डीएनए क्या है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, सिंपल। अब डीएनए जैसा आपने कहा बच्चों के सर इट मे बी सिंगल स्ट्रैंड, कि हाँ डीएनए सिंगल स्ट्रैंड भी हो सकता है। तो डीएनए मैंने लिखा कि डीएनए इट मे बी सिंगल स्ट्रैंड, इट मे बी डबल स्ट्रैंड। तो डीएनए आ गया जी, डीएनए इट मे बी आ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, राइट, एसएस डीएनए कह सकता हूँ, या डीएनए कैसा हो सकता है, डीएनए में भी डीएस डीएनए, डीएस डीएनए मतलब डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। तो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए दोनों की पॉसिबिलिटी हमने यहाँ पे क्लियर कर ली, पहला पॉइंट, राइट। आरएनए की बात जब करते हैं हम लोग, तो आरएनए इज राइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए इज राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो आरएनए आपको जनरली कैसे मिलेगा, एसएस आरएनए मिलेगा, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए ही मिलता है मेजरली। वैसे डबल स्ट्रैंड आरएनए मिल सकता है लेकिन वो नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता। तो आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, एक ही चेन होगी, और डीएनए की दो चेन, जैसे कि ये वाला जो स्ट्रक्चर दिखा रहा हूं मैं आपको, दिस इज योर डीएस डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। और हमने ये कह दिया डीएनए है क्या, डीएनए इज पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है भाई, यानी बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर एक चेन बना रहे हैं, दैट्स अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। चलिए ये वाला पॉइंट हमें माइंड में थोड़ा सेटल डाउन होता है, ठीक है। साथ साथ हम लोग इसकी वो भी लेते रहेंगे, सेंड करेंगे आपको, तो फिर हम थोड़ी बाद कुछ टाइम बाद सी। अब हम ये देखते हैं कि यार डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड तो है, ठीक है। आरएनए का फुल फॉर्म क्या है, राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो ये जो एग्जैक्टली मैं यहाँ दे रहा हूँ ये फुल फॉर्म है। कई बार फुल फॉर्म पूछा जाता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोज, तो आपको लिखना है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। यहीं पे थोड़ा डिफरेंसेस करेंगे, राइबोज कह दिया जाएगा तो गलत हो जाएगा। तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए का फुल फॉर्म राइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए। दोनों ही दे आर द टू टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड। जब कोई कहे कि न्यूक्लिक एसिड, तो मेरा मन करता है कहने के लिए न्यूक्लियस में मिलने वाला एसिड न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो आपका ये डीएनए आरएनए कहाँ मिलेगा, इट विल फाउंड इन योर न्यूक्लियस। कहाँ मिलेगा बच्चों, न्यूक्लियस में मिलेगा। चलो, लेकिन क्या सभी न्यूक्लियस, सभी यानी अगर बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, तो क्या वो न्यूक्लियस है, नहीं, पर वहां भी डीएनए है, वहां भी आरएनए है। तो ये जो कैटेगरी है कि न्यूक्लियस में मिलेगा न्यूक्लिक एसिड, ये कौन कहां पर एप्लीकेबल है, इट इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल्स में डीएनए फाउंड इन न्यूक्लियस, बट इन प्रोकैरियोटिक सेल डीएनए फाउंड एज अ फ्री फॉर्म इनसाइड द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में फ्रीली मिलेगा डीएनए इन केस ऑफ प्रोकैरियोट। जैसा कि बैक्टीरिया की बात करते हैं, नेकेड डीएनए होता है, जीनोफोर कहा जाता है, न्यूक्लियोइड कहा जाता है इसको, है ना, ठीक है। अगला पॉइंट, डीएनए एक्ट करता है बच्चों एज ए जेनेटिक मटेरियल, बिल्कुल सही बात है, जेनेटिक मटेरियल का काम करता है। एंड ज्यादातर किसमें, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में, पर आई हैव एक्सेप्शंस, आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल है लेकिन वायरसेस में। तो इन वायरसेस आरएनए एक्ट एज ए जेनेटिक मटेरियल, डीएनए होगा लेकिन वेरी फ्यू वायरसेस। लिखेंगे मोस्ट ऑफ द वायरसेस, मोस्ट ऑफ द वायरसेस हैव RNA as a genetic
मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल। आरएनए कैसा है? जेनेटिक मटेरियल है वायरसेस में, लेकिन some viruses also have DNA as a generate, some viruses कहूँगा, आगे बढ़ाऊँ कौन से वायरस आएंगे, लेकिन मोस्टली सारे वायरस में, मेजॉरिटी वायरस में आरएनए ही जेनेटिक मटेरियल होगा। चलो, तो हम ये बात समझ आती है कि वायरस को छोड़ दूं मैं, मेजॉरिटी वायरस छोड़ दूं मैं, तो मेजॉरिटी ऑफ अदर एनिमल्स के सेल्स में डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। सी, आरएनए थॉट to act as a genetic material in some viruses written as well. Mostly function as a messenger. RNA has additional role as well. भाई एक तो मैसेंजर का काम भी करता है, मैसेज ले जाने का काम भी, लेकिन आरएनए कई टाइप के होते हैं। आपने नाम सुना होगा mRNA यानी मैच्योर फॉर्म ऑफ आरएनए या मैसेंजर आरएनए, राइट? rRNA राइबोसोमल आरएनए, tRNA ट्रांसपोर्टर आरएनए, और snRNA स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, hnRNA हेटेरोन्यूक्लियर आरएनए। तो आरएनए बहुत टाइप के हैं, तो इनके फंक्शन भी डाइवर्स हो गए यार। अलग अलग टाइप के आरएनए अलग अलग तरह के फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ भी आपके साथ में खाली स्टार्टिंग फेज हम लोगों का कि आरएनए के बहुत सारे फंक्शन है। डीएनए जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है ओनली, आरएनए अदर देन जेनेटिक मटेरियल, वायरस को छोड़ दें तो अदर देन फंक्शन भी परफॉर्म करता है। डन है? चलो, तो हमने कहा कि जैसे मैंने कहा कि आरएनए के बहुत सारे फंक्शन है, तो इट आल्सो फंक्शन इज अडेप्टर। अडेप्टर नाम पढ़ा है आपका, अडेप्टर मतलब अडेप्ट करना है, किसी को लेके जाके पकड़ के कहीं ला रहा होगा। तो ये टीआरएनए है, ये कौन है आपका दोस्त? टीआरएनए। टीआरएनए है बच्चों, ये जो अडेप्टर मॉलिक्यूल की तरह काम करता है, अमीनो एसिड कैरी करके लाता है एट द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। स्ट्रक्चरल आरएनए जो एग्जैक्टली स्ट्रक्चरल कंपोनेंट बना रहा है, मेजर आरएनए पार्ट, एंड सम कॉज कैटालिटिक मॉलिक्यूल, मीनिंग हमारे आरएनए एज ए एंजाइम भी काम करते हैं। हाँ, आरएनए फंक्शन एज एंजाइम, आरएनए एक्ट एज एंजाइम। So that's why we can say, that's why it can say yes, RNA diverse है, RNA के बहुत सारे functions हैं। Is this point is clear to everyone? क्या Yes, इतना point yes. हमें लोग clear हुआ? Yes, sir. Very good. तो आगे की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा और समझते हैं चीजों को। See, एक सेकेंड, राइट। सी, 1 second, 1 second। सी, सॉरी बच्चों, कॉल आया था, नहीं पता चलता है कि जरूरी हो, पता लगता है जरूरी नहीं था, टाइम वेस्ट कर दिया हमारा। एक रिदम बनता है क्लास का, ठीक है। चलो, तो अभी हमने समझा कि यस, हमारे जो वायरसेस हैं उनमें मेजर वायरस के पास आरएनए है, बहुत ही फ्यू वायरस के पास होगा डीएनए, लेकिन डीएनए मेजॉरिटी जगह पर ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक मटेरियल है। आरएनए में टीआरएनए काम करता है अडेप्टर मॉलिक्यूल की तरह, साथ साथ बहुत सारे आरएनए एक्ट करते हैं एंजाइम की तरह। चलो, ये हम बात कर चुके हैं, अब आगे चलते हैं। इन दिस चैप्टर
वी आर गोइंग टू डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डीएनए के टॉपिक कैसे पढ़ेंगे, रेप्लिकेशन पोर्शन पढ़ेंगे इसका हम, कि डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब क्या होता है, एक एक वर्ड को समझ लेना। और प्लीज बच्चों कोई भी वर्ड आपको लगता है तो प्लीज आस्क, पूछ लेना, क्योंकि चैप्टर एग्जैक्टली समझने का यार, कोई हेजिटेशन की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, आस्क, ठीक है, प्लीज आस्क। चलो तो रेप्लिकेशन होना डीएनए का, रेप्लिकेशन का मतलब क्या होता है, कॉपी बनाना डीएनए की, ठीक है। रेप्लिकेशन का मतलब क्या है, कॉपी फॉर्मेशन। अब कॉपी फॉर्मेशन, एक और कॉपी बनाना। मान लीजिए ये मेरे पास डीएनए है जी, ठीक है, ओनली एकदम थोड़ी सी बता रहा हूं मैं, एक डीएनए की एक और कॉपी तैयार हो गई। मान लीजिए ये कॉपी तैयार हो गया, एक ओरिजिनल और एक और तैयार हो गया। तो यहाँ पे दो, एक डीएनए था, दो कॉपी तैयार हो गई, रेप्लिका बन गई। यानी इसकी ये वाला, इसकी दोनों कॉपी है, इस तरह से क्या है, इस वाले की दोनों एक कॉपी है, रेप्लिका है एक जैसे, रेप्लिका है, सेम डीएनए सीक्वेंसेस है दोनों में। तो ये प्रोसेस को नाम दिया रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन का मतलब डीएनए अपनी कॉपी तैयार करता है, डीएनए अपनी बहुत सारी कॉपी तैयार करता है। क्यों करता है ऐसा, वो ऐसा व्हाई द डीएनए रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस, कोई बताना चाहेगा मुझे? यस बच्चों, व्हाई डीएनए रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस? अगर हम इस सेल को लें बच्चों, देखो अगर हम सेल की बात करें, यहाँ सेल है मेरे पास और ये इसका न्यूक्लियस है, अज्यूम कर लो यार, और ये रहा इसका डीएनए, ठीक है, कोई डाउट नहीं। चलो जब ये सेल डिवाइड करेगी और इसे दो सेल बनेंगी, तो बच्चों ऐसा नहीं हो जाएगा कि जब एक सेल के अंदर डीएनए का अमाउंट इतना था, ठीक है, तो अगर इसका डीएनए अमाउंट मैं कहता हूँ 2C इज द अमाउंट ऑफ डीएनए, 2C इज द अमाउंट ऑफ डीएनए। अगर ये सेल मेरी डिवाइड कर रही है, दो सेल तैयार हो रही हैं, ठीक है, एज्यूम करो मैंने इतना एक करके एक सेल ये बना दिया, हाफ ऑफ पोर्शन दिखा रहा हूं खाली, एक सेल ये बना दिया, ठीक है, कंटिन्यूटी है पूरी सेल वहां पर, और इसके पास 2C अमाउंट ऑफ डीएनए था। तो अगर दो सेल बन रही है, दोनों में आधा चला जाएगा यार, तो 1C रह गया है, तो ये तो बात खत्म हो गई। हर बार सेल डिवाइड करेगी, अगर रेप्लिकेशन नहीं हो रहा होता तो हर बार डीएनए का कंटेंट आधा हो जाता। तो इस चीज को मूव करने के लिए, रेक्टिफाई करने के लिए क्या कंसेप्ट है कि डीएनए जो इसमें है पहले ही अपनी कॉपी बनाएगा। जब अपनी कॉपी बनाएगा तो डीएनए कंटेंट डबल हो जाएगा, 2C से कितना हो जाएगा 4C। तो इसने क्या किया, डीएनए की कॉपी तैयार कर ली। तो कॉपी का मैं कलर थोड़ा चेंज कर रहा हूं ताकि आप समझ जाओ। यहाँ पर एक डीएनए, एक और दूसरा कलर लो, या रेड या ब्लू, इसका लेते हैं कलर हम लोग, व्हाइट लेते हैं बेटर है। तो यहाँ पर डीएनए की एक और कॉपी तैयार हो गई। कोई बात क्लियर? तो 2C से क्या हो गया ये बच्चों, पूरा अमाउंट 4C हो गया। यहाँ भी 2C अमाउंट ऑफ डीएनए था, 2C मतलब जेनेरिक कंटेंट का अमाउंट 2C था। रेप्लिकेशन के बाद क्या हो गया, इट विल बिकम 4C। तो 2C इसमें चला गया, इस सेल में 2C इधर आ गया। तो आपकी जो डॉटर सेल थी, इनके पास भी डीएनए का अमाउंट इक्वल, और यहाँ भी डीएनए का अमाउंट इक्वल, 2C यहाँ 2C यहाँ। तो तभी तो डॉटर सेल में भी अमाउंट ऑफ डीएनए बराबर रहता है पेरेंट सेल कंपैरिजन में, क्योंकि पेरेंट सेल डीएनए को रेप्लिकेट करा लेता है, फिर जाके दोनों सेल में देता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है। तो डीएनए रेप्लिकेशन वाला पॉइंट क्लियर हो गया सभी को कि रेप्लिकेशन होता क्या है, एग्जैक्ट कॉपी बनाना। तो प्रोसेस, नेक्स्ट पॉइंट रेप्लिकेशन समझ गए, प्रोसेस ऑफ मेकिंग आरएनए फ्रॉम डीएनए को ट्रांसलेशन कहते हैं। अब दूसरा पॉइंट हमें समझ आता है। दूसरा पॉइंट समझो, यहां पर है ट्रांसक्रिप्शन। बस अभी हम वर्ड समझ रहे हैं, आगे आएगा कंटेंट, सारी चीज कैसे मोड होता है, बहुत है कंटेंट्स के अंदर। अभी हमने डीएनए समझा, डीएनए से डीएनए बनना इज रेप्लिकेशन, डीएनए से डीएनए बनना इज रेप्लिकेशन, ठीक है, ये रेप्लिकेशन प्रोसेस है। चलो, लेकिन डीएनए से आरएनए बनना इज ट्रांसक्रिप्शन, दिस प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। कोई डाउट? Yes, I will take it out first. Yes, Ishan. Done. RNA रेप्लिकेट, अच्छा, डीएनए जैसे रेप्लिकेट करता है तो हम कहते हैं आरएनए की कॉपी नहीं बनती, आरएनए डू नॉट रेप्लिकेट, ठीक है। आरएनए से प्रोटीन बन सकता है, ट्रांसलेशन हो सकता है, आरएनए से वापस डीएनए बन सकता है, ठीक है। वापस डीएनए बनेगा, फिर डीएनए भी कॉपी कर सकता है रेप्लिकेट करके, फिर डीएनए से आरएनए बनेगा, तो ऐसे ये प्रोसेस रहेगा। लेकिन आरएनए से आरएनए फॉर्मेशन नहीं है,
ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन देख लो, बट आरएनए फॉर्मेशन इज नॉट देयर। आरएनए डीएनए से बनेगा बाय द प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन, ये प्रोसेस होगा खाली, ठीक है, दिस ट्रांसक्रिप्शन विल टेक प्लेस हियर। डन है, अगला पॉइंट देखो। सो हम ये कह सकते हैं बिल्कुल, हम ये कह सकते हैं बिल्कुल कि क्या भाई, सी द जेनेटिक मटेरियल डीएनए हो गया, जेनेटिक कोड जो डिटरमाइन करता है सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इन प्रोटीन, द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इज ट्रांसलेशन एंड एलिमेंट्री बेसिस ऑफ देयर रेगुलेशन। अभी दो चीज देखी आपने, डीएनए से डीएनए कॉपी देख ली, डीएनए से आरएनए बनने का प्रोसेस लिया। अब हम अगर आरएनए लेते हैं, मान लीजिए ये आरएनए है जी, थर्ड पॉइंट इज आरएनए, आरएनए बन जाएगा, आरएनए से प्रोटीन बन रहा है, आरएनए से प्रोटीन बन रहा है, इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, इस प्रोसेस को कहेंगे ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन, तो ट्रांसलेशन का मीनिंग होता है आरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन होना, ठीक है। आरएनए न्यूक्लियोटाइड से बनता है, राइबोन्यूक्लियोटाइड से बनता है, प्रोटीन अमीनो एसिड से बनता है। तो यहाँ अमीनो एसिड के सीक्वेंसेस होंगी प्रोटीन में, और यहाँ पर राइबोन्यूक्लियोटाइड होगा एग्जैक्टली आरएनए, ठीक है, उसकी कॉपीज होगी, तो मल्टीपल चेन होगी जैसे। तो ट्रांसलेशन का मीनिंग क्या हुआ, ट्रांसलेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ आरएनए इनटू प्रोटीन। तो बच्चों यहाँ तक इस पैराग्राफ में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, अगर कोई डाउट है यू कैन आस्क राइट नाउ। इजी, ओके, नेक्स्ट पॉइंट। ट्रांसलेशन वाला प्रोसेस फिर से समझा दीजिए। बिल्कुल बच्चा, ट्रांसलेशन कुछ ऐसा प्रोसेस है, अभी इसको डिटेल पढ़ेंगे हम लोग, अभी खाली एक स्टेप बताया है कि हाँ आरएनए से प्रोटीन बनने के प्रोसेस को ट्रांसलेशन कहा, अभी हमने समझा था, क्योंकि यह वर्ड आया था उसका मीनिंग। बाकी ट्रांसलेशन में बहुत स्टेप्स होते हैं जिनको हम समझेंगे अभी स्टेप बाय स्टेप, लेकिन अभी वर्ड क्या है, आरएनए से प्रोटीन फॉर्मेशन इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। आरएनए को मैंने बताया, आरएनए क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड्स का फॉर्मेशन है, ये राइबोन्यूक्लियोटाइड से बना होता है। तो मैं लिख देता हूँ आरएनए फॉर्म्ड ऑफ किसका बना होता है, ये फॉर्म्ड ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड, राइबोन्यूक्लियोटाइड, राइट। और प्रोटीन किसका बना है बच्चों, प्रोटीन फॉर्म्ड ऑफ, इट इज फॉर्म्ड ऑफ व्हाट, अमाइनो एसिड्स, अमाइनो एसिड से बना होता है। तो अमीनो एसिड की चेन को प्रोटीन कहा, राइबोन्यूक्लियोटाइड्स के चेन को आरएनए कहा, और आरएनए से प्रोटीन बनने के प्रोसेस को ट्रांसलेशन कहा, ठीक है। अभी जैसे सुना जस्ट इन्फॉर्मेशन, पूरे ट्रांसलेशन में कई सारे स्टेप होते हैं, मतलब पहले भाई आपके अमीनो एसिड वगैरह सारा पढ़ेंगे, ऊपर आएगा, अभी इतना समझिए। डन है, सी तो यहाँ चेन में हमारे पास ये आप देख रहे हो, चेन कंप्लीट एक्सपीरियंस कर रही है। तो ये दो चेन है डीएनए की, हाँ दो चेन है डीएनए की, जहां पर एग्जैक्टली आप देख रहे हो एग्जैक्टली क्या हो रहा है, दोनों चेन में जो न्यूक्लियोटाइड है आपस में कनेक्टेड है, कैसे है, कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये एग्जैक्ट डायग्राम है डीएनए का, किसका, डीएनए का, डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल का, ठीक है। अब देखो डीएनए के बारे में इंफॉर्मेशन स्टार्ट होती है। डीएनए इज अ लॉन्ग पॉलीमर, किसका पॉलीमर है, लॉन्ग पॉलीमर, किसका, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड का। याद रखना वर्ड, डीएनए में डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड होते हैं बहुत सारे, इनको शॉर्ट में डीएनटीपीस कहते हैं। डी मतलब डीऑक्सी, एन फॉर न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। तो मैं फुल फॉर्म लिख रहा हूं, डीएनटीपी शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है, और फुल फॉर्म इज दिस, डीऑक्सी क्या, राइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट, न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, डीएनटीपी या डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड, लॉन्ग पॉलीमर डीएनटीपी, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड या डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट, शॉर्ट में भी कर सकते हैं वो भी। अब देखो लेंथ ऑफ डीएनए यूजुअली डिफाइन करता है एज ए नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। जैसे एग्जांपल लो, अगर हम यहाँ पर ये डीएनए की लेंथ दिखा रहा हूँ, मैं यहाँ से आधा चला मान लीजिए, ये
डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, एज्यूम करना इसका ये 5 प्राइम एंड है, ये 3 प्राइम एंड है, ये आपका 3 प्राइम एंड होगा, ये 5 प्राइम एंड होगा। बताएंगे 3 प्राइम एंड क्या होता है, आगे आएगा। अब ध्यान देखना, यहाँ पर एडेनिन है, एक न्यूक्लियोटाइड है, यहाँ पर ग्वानिन एक न्यूक्लियोटाइड है, यहाँ पर थायमिन एक न्यूक्लियोटाइड है, यहाँ पर साइटोसिन एक न्यूक्लियोटाइड है। हमारे पास 4 एक न्यूक्लियोटाइड है, एडेनिन, ग्वामिन, थायमिन, साइटोसिन, ठीक है। फिर हमारे पास ग्वानिन मान लीजिए, सीक्वेंस बना रहा हूँ, थायमिन मान लीजिए, एडेनिन मान लीजिए एंड और आप क्या ले सकते हैं, कुछ भी एक रिपीट कर लो, ए ले लीजिए, फिर जी, है ना, जी ले लीजिए, राइट। तो ये एक न्यूक्लियोटाइड की चेन बन गई, न्यूक्लियोटाइड की चेन बना दी मैंने, रैंडम लिख लिया मैंने, एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन, ग्वानिन, थायमिन, एडेनिन, एडेनिन, ग्वानिन, ग्वानिन का चेन बना दिया। तो ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये एक न्यूक्लियोटाइड है, तो सारा चेन कितना बन गया बच्चा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड बन गया पॉलीन्यूक्लियोटाइड, यस सर, पॉलीन्यूक्लियोटाइड लिख दिया, पॉलीन्यूक्लियोटाइड कह दिया आपने इसको, चलो ठीक है। ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड की एक चेन हो गई बच्चों, ठीक है। अब इस चेन पे आते हैं। अब ये जो डीएनए है मेरे बच्चे, ये डबल स्टैंडर्ड है, यानी जो न्यूक्लियोटाइड यहाँ होगा उसका कंप्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड यहाँ मिलेगा। तो आप हमेशा याद रखना, आगे भी काम आने वाला है, आगे समझाएंगे इसको क्या होता है। एडेनिन हमेशा पेयर करता है थायमिन के साथ, बिल्कुल, हाँ, और एडेनिन और थायमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर एडेनिन है तो यहाँ क्या बनाऊंगा बताऊँ मैं, थायमिन बनाऊंगा, बिल्कुल, और बीच में दोनों के बनाऊंगा डबल बॉन्ड के साथ ऐसे करके, ठीक है जी, डन है, ओके। अब देखो दूसरी बात कि अगर हम कहते हैं यार ग्वानिन है, तो ग्वानिन हमेशा पेयर करता है साइटोसिन के साथ, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ। ग्वानिन पेयर कर रहा है साइटोसिन से 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है, 1 2 3 काउंटिंग है। तो यहाँ मेरा जी है, तो यहाँ क्या बनाऊंगा बच्चों मैं, सी, बिल्कुल राइट है, सी। और यहाँ कितने बॉन्ड दिखा दूं, 1 2 3, ठीक है जी, ट्रिपल बॉन्ड। अब एक भी सोचो जरा यार, जब ग्वानिन साइटोसिन के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, एडेनिन और थायमिन 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो इनमें से किसको तोड़ने के लिए अगर अलग अलग करना हो तो एनर्जी कहाँ ज्यादा लगेगी, सेकंड वाले में ग्वानिन, बिल्कुल राइट है, बिल्कुल राइट। यहाँ 2 है, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने में कम एनर्जी लगेगी और ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगेगी, उसमें ज्यादा, बिल्कुल, तो हाँ राइट है। तो आके जहाँ जहाँ जीसी सीक्वेंस होंगी वो डीएनए को सेपरेट करना बहुत मुश्किल काम होता है। चलो अभी हमें ये समझा। अब इस पूरे डीएनए की आप सीक्वेंस बता दो, क्या लगाते हैं, चलो टी का कॉम्प्लीमेंट्री क्या लगाऊं, ए सर, डबल बॉन्ड, हाफ बॉन्ड वगैरह वाला डबल बॉन्ड, चलो वेरी गुड। क्या बनाऊं, ट्रिपल बॉन्ड जी के साथ, यहाँ क्या लगाऊं, फिर इसका सी, ट्रिपल बॉन्ड, वेरी गुड। यहाँ क्या लगाएं, कॉम्प्लीमेंट्री, डबल बॉन्ड ए, वेरी गुड, डबल बॉन्ड ए के साथ। यहाँ क्या लगाएं, डबल बॉन्ड सी, वेरी गुड। यहाँ क्या लगाएं, डबल बॉन्ड सी, आगे वाले में, यस, और लास्ट वाले में डबल बॉन्ड सी, बहुत बढ़िया, ट्रिपल बॉन्ड सी, ट्रिपल बॉन्ड सी, बस राइट। अब हुआ क्या, ये चेन भी बन गई हमारी और ये चेन हमारे पास थी। तो अभी हमने कहा ये हमारा डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। क्या है बच्चा, ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, ठीक है। अब इसी में ही मैं कुछ चीज बताना चाहूंगा आपसे, वो क्या होगी, देखो, क्योंकि आगे मेरा डायग्राम में आएगा वहां भी क्लियर होता है, यहाँ वर्ड अगर इंट्रोड्यूस कर दूंगा तो वहां समझना आसान हो जाएगा। ये न्यूक्लियोटाइड, ये वाला न्यूक्लियोटाइड इस वाले न्यूक्लियोटाइड से जुड़ा हुआ है, कौन से बॉन्ड, यहाँ पे कुछ बॉन्ड होगा जिससे जुड़ा हुआ है, सही बात है ना, जुड़ा तो होगा। तो ये कौन सा बॉन्ड है जो इस न्यूक्लियोटाइड ए को, एडेनिन को ग्वानिन से जुड़े हुआ है। यहाँ पर एक बैकबोन बनी हुई है पूरी, देखो ना ये बैकबोन बनी हुई है, इस बैकबोन पे सारे न्यूक्लियोटाइड हैं यहाँ प्रेजेंट। तो ए पेयर विद ए इज ज्वाइन विद जी, जी ज्वाइन विद टी, टी ज्वाइन विद सी। तो आपस में ज्वाइनिंग कुछ बॉन्ड तो होगा यहाँ पर, इस बॉन्ड कहते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। एक और बार बता दें, हाँ बताता हूँ। तो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड क्या बॉन्ड है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड ऐसे बॉन्ड्स हैं जो 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच में लगे हुए हैं एक चेन पर। ये एक चेन है मेरा, राइट। इस चेन में ये न्यूक्लियोटाइड और ये न्यूक्लियोटाइड के जुड़े हुए हैं विद द हेल्प ऑफ अ बॉन्ड, दिस बॉन्ड इज कॉल्ड फॉस्फोडाइएस्टर। सी तो मैंने लिख दिया यहाँ पर, ये यहाँ लिख दिया, तो फॉस्फोडाइएस्टर नहीं है।
यहाँ लिख देते हैं फॉस्फो डाइएस्टर, राइट, बॉन्ड। तो यहाँ भी कौन सा बॉन्ड होगा बच्चों? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड होगा। यहाँ कौन सा होगा? फॉस्फोडाइएस्टर। यहाँ क्या होगा? फॉस्फोडाइएस्टर। यानी हर एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जुड़ा हुआ है विद द हेल्प ऑफ व्हिच बॉन्ड? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड इन अ न्यूक्लियोटाइड चेन। ये और ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से नहीं होगा सर, यहाँ भी न्यूक्लियोटाइड है, ये भी न्यूक्लियोटाइड, ये भी जुड़े हैं क्या फॉस्फोरस से? नहीं, चेन में हर एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे से जुड़ा होता है फॉस्फोडाइएस्टर। अब देखो यहाँ पे नीचे आता हूं मैं, थायमीन और साइटोसिन के बीच में यहाँ कौन सा बॉन्ड होगा मेरे बच्चों? फॉस्फोडाइएस्टर। साइटोसिन और एडेनिन के बीच में यहाँ कौन सा बॉन्ड होगा? फॉस्फोडाइएस्टर। इन दोनों के बीच में कौन सा होगा? फॉस्फोडाइएस्टर। यहाँ पर फॉस्फोडाइएस्टर। इसी तरह से सीक्वेंस चलते जाएं हम। यानी हमने एक कंक्लूजन निकाल लिया, एक न्यूक्लियोटाइड चेन में जो न्यूक्लियोटाइड जुड़े हुए हैं आपस में और पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन बना रहे हैं ये लोग मिलकर, तो हर एक न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ा हुआ है बाय द फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। समझ गए? यस सर। सर ये सब समझ 5 डैश और 3 डैश सर ये समझा। ये बताऊंगा, डोंट वरी, हर चीज बताऊंगा, एक एक पॉइंट आगे लेके जाऊंगा और पता चल जाएगा। चलो ये बताता हूँ, उससे पहले ये लेंथ की जो डेफिनेशन लिखी है ना, ये क्या चीज बता देता हूं पहले। फिर आपको 5 प्राइम 3 प्राइम बताऊंगा, बहुत आसान है यार, कुछ भी नहीं है, जिंदगी बहुत आसान है इसकी। सी लेंथ ऑफ डीएनए, ये डीएनए का जो लेंथ है, मैंने बनाया ना पूरा लेंथ चल रहा है डीएनए का, ठीक है, इज यूजुअली डिफाइंड एज अ नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, एज अ नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड मतलब एडेनिन, ग्वानिन, थायमीन, साइटोसिन, ग्वानिन, थायमीन, एडेनिन, ग्वानिन, मतलब ये डीएनए का जो लेंथ है वो किस पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड पे डिपेंड करता है। एक डीएनए का लेंथ ऐसा है जिसमें 200 न्यूक्लियोटाइड हैं और दूसरा डीएनए का स्ट्रैंड ऐसा है जिसमें 500 न्यूक्लियोटाइड है। कौन से वाले की लेंथ ज्यादा होगी सर? 500 वाले की कोई दिक्कत नहीं, वो तो वही चीज ये लिखी है भैया। तो डीएनए का लेंथ किस बात पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड कितने प्रेजेंट हैं उसके अंदर। व्हाट द पॉइंट? चलिए इतना पॉइंट में समझ आता है तो अच्छी बात है, आगे की तरफ हम मूव कर सकते हैं और आपको 5 प्राइम 3 प्राइम भी बताऊंगा, डोंट वरी, चिंता मत करो यार, एवरीथिंग विल डिस्कस। उससे पहले यहाँ पर इसी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है और उससे पहले मैं आपको चलो बता ही तो आपको क्वेश्चन आया बाद में टॉपिक खत्म होने से पहले। यहाँ जो 5 प्राइम आ रहा है ये और ये 3 प्राइम है क्या, इसको समझने के लिए आपको बनाना पड़ेगा एक न्यूक्लियोटाइड का डायग्राम, एक न्यूक्लियोटाइड का डायग्राम, और न्यूक्लियोटाइड आगे आपके आएंगे वहां पे डिस्कस करेंगे। चलो फिर भी मैं इसको क्लीन करके एक डायग्राम बनाता हूँ, एक न्यूक्लियोटाइड होता क्या है। यहाँ पर तो आपको दिख रहा है एडेनिन, खाली ये न्यूक्लियोटाइड नहीं है, इस एक रिप्रेजेंटेशन में 3 चीजें मिलती हैं। ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं खाली हम बस को, ये एक नाइट्रोजन बेस है, अदरवाइज इस जगह पर 3 चीजें मिली हुई हैं। वो क्या क्या है देखो जरा, यहां बनाते हैं डायग्राम किसका? आ न्यूक्लियोटाइड, एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड का डायग्राम बना रहे हैं। तो न्यूक्लियोटाइड कंपोज्ड ऑफ 3 पार्ट, 3 चीजें होती हैं न्यूक्लियोटाइड में, एक न्यूक्लियोटाइड में 3 चीजें होती हैं। नंबर 1 होता है नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनस बेस होता है एक पहला कंपोनेंट। दूसरा कंपोनेंट होता है इसमें पेंटोज शुगर, यस सर, राइट, पेंटोज शुगर होता है दूसरा कंपोनेंट। और तीसरा कंपोनेंट होता है बच्चों इसमें साइड, यस 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 साइड, द साइड, नाइट्रोजन साइड है, न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड। हाँ न्यूक्लियोसाइड वाला आएगा, लेकिन बच्चा अगर न्यूक्लियोटाइड में कर रहे हैं तो न्यूक्लियोटाइड में 3 कंपोनेंट है, एक तो नाइट्रोजन बेस है, दूसरा पेंटोज शुगर, तीसरा कंपोनेंट है का फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फेट, यस सर, हाँ फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। अब देखो ये तीनों कंपोनेंट मिलकर आपका बना देते हैं न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, ये न्यूक्लियोटाइड तैयार हो जाता है मान लीजिए। तो अब ये डायग्राम कैसा दिखता है, एक न्यूक्लियोटाइड का डायग्राम, तो मैंने डायग्राम कुछ यहाँ पे बनाया, कोशिश किया है, देखो ये वैसे एक रफ डायग्राम बना रहे हैं जस्ट आइडिया के लिए। ये एक पेंटोज शुगर है बच्चों, क्या ये? पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर मतलब 5 कार्बन वाली शुगर होगी, तो कार्बन कहाँ प्रेजेंट होते हैं बता देते हैं।
ये कार्बन नंबर 1 का लोकेशन है, ये कार्बन नंबर 2 का लोकेशन है, ये कार्बन नंबर 3 का लोकेशन है, ये कार्बन नंबर 4 का लोकेशन है, और कार्बन नंबर 5 पता क्या यहाँ से ऊपर जाकर है, तो इसको रिंग से बाहर है कार्बन नंबर 5, तो यहाँ से ये ऊपर रिंग उठी ऐसे करके, ये हो गया कार्बन नंबर 5 रिंग के बाहर। तो हो गया ना कहाँ 5 कार्बन, 1 2 3 4 और इनके बाहर 5, तभी नाम दिया पेंटोस, 5 कार्बन वाली शुगर पेंटोस, राइट। अब इस एक कंपोनेंट पेंटोस का बना दिया, यहाँ पर हाइड्रोजन और H और OH का कॉम्बिनेशन मिलता है पर एक पर, वो हम बना नहीं रहे फिलहाल, हम बना रहे हैं एक लमसम डायग्राम की पेंटोस शुगर लगा ऐसी दिख रही है, चलो ठीक है, ऐसे करके यहाँ पर HOH वगैरह मिलेगा, बॉन्डिंग मिलेगा, यहाँ पर बॉन्ड सिस्टम है, इधर बॉन्ड है, राइट। अब कार्बन नंबर 1 पर, ये कार्बन नंबर 1 है, आपको ये वाला कंपोनेंट मिलेगा, यानी पेंटोस शुगर के कार्बन नंबर 1 पर आपको ये वाला कंपोनेंट अटैच हुआ मिलेगा, नाइट्रोजनस बेस। तो नाइट्रोजन बेस को मैं यहाँ पे नाइट्रोजन बेस से ही लिख रहा हूँ, वर्ड पूरा एज एन नाइट्रोजनस बेस यहाँ मिलेगा। कौन कौन से नाइट्रोजन बेस होंगे बताऊंगा आपको मैं, ठीक है। इस कार्बन नंबर 5 पर क्या मिलेगा आपको, ऑक्सीजन करके यहाँ मिलेगा फॉस्फेट ग्रुप, क्या मिलेगा, फॉस्फेट ग्रुप। इससे निकल जाएगा, तो ये फॉस्फेट ग्रुप हो गया मान लीजिए। तो आपके पास क्या कंपोनेंट हुआ, एक तो फॉस्फेट ग्रुप हो गया, पेंटोस शुगर हो गए और नाइट्रोजन बेस हो गए। तो ये तीन कंपोनेंट मिलकर क्या बनाते हैं, तीनों कंपोनेंट मिलकर एक न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। वन कंपोनेंट इज दिस, सेकंड कंपोनेंट इज पेंटोस शुगर जो कि ये है, पेंटोस शुगर PS कह दिया मैंने, और थर्ड कंपोनेंट इज योर फॉस्फेट ग्रुप यानी कि ये वाला, तीनों मिलकर क्या बन गया आपका, न्यूक्लियोटाइड बन गया। अब आपके माइंड में आ रहा था एक वर्ड बता रहे थे आप, न्यूक्लियोसाइड। तो न्यूक्लियोसाइड कहाँ है देखो जरा, न्यूक्लियोसाइड में क्या होता है, अगर मैं इसमें से ये फॉस्फेट ग्रुप हटा दूं, देखो अगर मैं यहाँ से इसको फॉस्फेट ग्रुप हटा दूं ये वाला, तो क्या रह जाएगा, रह गया आपका नाइट्रोजन बेस और पेंटोस शुगर, ये दो रह गए, ये वाला कंपोनेंट हट गया। यानी कि हम ये ले सकते हैं कि अगर नाइट्रोजन बेस प्लस पेंटोस शुगर को मिलाकर रखूं खाली, तो मेरे पास जो बनेगा वो होगा न्यूक्लियोसाइड, राइट। ये क्या होगा, न्यूक्लियोसाइड होगा। इन दोनों का कॉम्बिनेशन न्यूक्लियोसाइड होगा। इन दोनों में अगर ये फॉस्फेट भी ऐड हो जाए तब जाके बनता है आपका न्यूक्लियोटाइड। तो आपके पास न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में हमारे पास डेफिनेशन क्लियर हो गई। तो न्यूक्लियोसाइड इज कॉम्बिनेशन ऑफ नाइट्रोजन बेस प्लस पेंटोस शुगर, एंड अगर फॉस्फेट ग्रुप ऐड है तो बन गया न्यूक्लियोटाइड। इजी, कूल, इतना समझ आया एवरीवन? Yes, sir. कोई डाउट बचे यहाँ तक? याद रह जाएगा? सी, अब एक पॉइंट देखो अगला वाला क्या कहता है हमसे। फॉर एग्जाम्पल अगर एक बैक्टीरियम लिया आपने, फॉर एग्जाम्पल ले रहे हैं बैक्टीरियोफेज। अच्छा, एक वर्ड है बैक्टीरियोफेज आपके इस कंटेंट में। ये बैक्टीरियोफेज होता क्या है? एनसीईआरटी की लाइन है, एनसीईआरटी से लिया मैंने प्रॉपर। बताओगे आप लोग बैक्टीरियोफेज होता क्या है? बैक्टीरियोफेज ऐसा वायरस, राइट, जो बैक्टीरिया राइट करता है, बिल्कुल, जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। तो डेफिनेशन क्या हुई? वायरस which infect bacteria is called bacteriophage या बैक्टीरियोफाज कहते हैं, राइट। ये हमें समझ आता है। तो एक एग्जांपल लिया है, बैक्टीरियोफेज है आपका, ठीक है। उसका एक मतलब ये कि सिंपल बैक्टीरियोफेज में नोन एज लैम्डा 174 एक नाम है बैक्टीरियोफेज का। लैम्डा या 5, लैम्डा नहीं बल्कि 5 है, ये 5 174 5 है। दिस इज द 5 एग्जैक्टली। लैम्डा हमारा ऐसे बनता है, ये वाला 5 है,
ठीक है। तो 5174 एक बैक्टीरियल फेज है, उसमें कितने न्यूक्लियोटाइड है यार? 5386 न्यूक्लियोटाइड्स आर प्रेजेंट इन अ बैक्टीरियल फेज लैम्डा 5174 में, ठीक है। 5174 बैक्टीरियल फेज है, इसके अंदर 5386 न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है। अच्छा, दूसरा एक और लिया है हमारे पास बैक्टीरियल फेज, जिसको लिया लैम्डा होता है ये वाला लैम्डा बैक्टीरियल फेज है पर्टिकुलर, उसके अंदर ज्यादा न्यूक्लियोटाइड है, कितने हैं? 48502 48,502 बेस पेयर्स, राइट। बेस पेयर का मतलब है डबल स्टैंडर्ड है ये, ठीक है, डबल स्टैंडर्ड है। इशरिंशिया कोलाई ये कौन है? ये बैक्टीरिया बच्चों, ये क्या है? बैक्टीरिया, इकोलाई बैक्टीरिया है। तो बैक्टीरिया के अंदर जो डीएनए होता है, उसमें डीएनए के अंदर कितने न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर का नंबर न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है उस डीएनए सेगमेंट में? 4.6 10 टू पावर 6, ये ऊपर है बच्चे, ये ऊपर है एग्जैक्टली, ठीक है। 4.6 10 टू पावर 6 बेस पेयर प्रेजेंट है, बहुत ज़्यादा है। अगर हम ह्यूमन डीएनए की बात करें, हमारा डीएनए है और हैप्लॉइड कंटेंट की बात कर रहा है, हैप्लॉइड कंटेंट मतलब सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम में, तो यानी स्पर्म के अंदर डीएनए मान लीजिए या फिर आप ओवम के अंदर डीएनए मान लीजिए, वो हैप्लॉइड डीएनए होता है। वहाँ कितने हैं? 3.3 10 टू पावर 9 बेस पेयर, ये 9 ऊपर वाला 9 बेस पेयर, 3.3 इंटू 10 की पावर 9 बेस पेयर, और ये 10 पावर 6 बेस पेयर था। तो आप देख रहे हो कि नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड दिए हुए हैं यहाँ पर। तो ये डाटा आपको थोड़ा याद करना है, ह्यूमन का, इकोलाई का, लैम्डा फेज का और 5174 फेज का, एक पेपर में लिख लेना। और ये बच्चों जो नीट के लिए बैठेंगे उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस तरह के डाटा डायरेक्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट में बनाकर लिख देंगे और कहोगे सर ये तो बहुत मुश्किल क्वेश्चन था। कभी कोई पूछता है क्या सर न्यूक्लियोटाइड इकोलाई में कितना है, हैप्लॉइड या ह्यूमन डीएनए के अंदर हैप्लॉइड के अंदर कितना न्यूक्लियोटाइड का पेयर है? तो हाँ, इस तरह से पूछ सकते हैं, आपके माइंड में ये चीजें होनी चाहिए, ठीक है। चलो अगला पॉइंट। ऐसे बोर्ड में पूछते हैं क्या सर? बोर्ड में ज्यादा बहुत नहीं, लेकिन 1 मार्क क्वेश्चन के लिए बन सकता है। आजकल 4 से 5 क्वेश्चन तो आपके ऑब्जेक्टिव वाले भी आने लगे हैं यार बोर्ड में, है ना, वो नया ट्रेंड उसमें आ गया, तो आपको उस तैयारी पे भी रखना है फाइन। सी नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। Let us discuss structure of such long polymer। यहाँ डीएनए की बात कर रहे हैं हमसे कि चलो स्टडी करते हैं उसका नेचर। स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, चलो ठीक है। केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन डीएनए आरएनए। हमने क्या लिखा? आ न्यूक्लियोटाइड हैज 3 कंपोनेंट, जो भी को मैंने बता दिया, आपको डाउट था कि सर ये कैसा होता है, तो मैंने बताया न्यूक्लियोटाइड में 3 कंपोनेंट है। पहला कंपोनेंट है नाइट्रोजनस बेस का, जो बताया मैंने आपको। दूसरा पेंटो शुगर हुआ हो गया, जिसमें डीएनए के अंदर पेंटो शुगर डीऑक्सीराइबोज होती है और आरएनए में राइबो शुगर होती है, राइट। और लास्ट में कंपोनेंट फॉस्फेट ग्रुप। तो आपको ये पता होना चाहिए, अगर मेरे पास डीएनए है यहाँ पर और ये है आरएनए, और हम दोनों में थोड़ा सा ये समझ लें कि शुगर कौन सी होती है किसमें, तो शुगर जो पेंटो शुगर है, पेंटो शुगर डीएनए में मिलती है डीऑक्सीराइबोज। कौन सी मिलती है? डीऑक्सीराइबोज। ये याद रखना, हमेशा गलती होती है, डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है। और डीऑक्सीराइबोज शुगर का डायग्राम कुछ ऐसा होता है, दोनों में डिफरेंस करता है, ये समझ लेना यहाँ पर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको शुड नो। 5 कार्बन तो समझ आ गया, कार्बन 1 ये होता है, कार्बन 2 यहाँ पर, कार्बन 3 यहाँ पर, कार्बन 4 यहाँ पर और कार्बन 5 रिंग के बाहर, ठीक है। अब ध्यान रखना है H और OH की कहानी यहाँ पर आती है, खाली H और OH का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। तो कार्बन 1 पर यहाँ पे जानते हैं हम HOH, यहाँ पर ये डीऑक्सीराइबोज है तो यहाँ पर H, यहाँ पर भी H होता है, HOH और H कंटिन्यूटी। आपको ध्यान रखना है बस अंतर कहाँ पे, कार्बन 1 ये था, कार्बन 2 ये पर। तो कार्बन 2 पर कैसा है, कार्बन 2 ये है, कार्बन 2 पर ऊपर भी हाइड्रोजन है, नीचे भी
हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन यहाँ पे नहीं है। मीनिंग जो राइबो शुगर होती है इसका डायग्राम देखो, राइबो शुगर डायग्राम देखो तब कंपेयर कर पाओगे। यहाँ पे राइबो शुगर का आरएनए की राइबो शुगर डायग्राम मिला मैं, राइबोस शुगर, पेंटोज है ये, पेंटोज राइबो शुगर, पेंटोज मतलब। तो इसमें क्या होता है, आंसर देखना कहां पे बताओ। कार्बन 1 पे कोई चेंज नहीं मिला मुझे, कार्बन 2 पर 3 और 4 और 5 ये हो गया। तो 2 वाले पोजीशन पर यहाँ पर H और OH के टर्म में देखना, यहाँ पर H नीचे OH, यहाँ पर क्या है H और H। तो कार्बन नंबर 2 पर डिफरेंस मिल रहा है, बाकी सब सेम है। यहाँ भी H OH मिलेगा, OH मिलेगा, H OH मिलेगा, बाकी जैसा सेम मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो कार्बन 1 पर H OH, यहाँ भी कार्बन नंबर पर H OH है। कार्बन नंबर 2 पर ऊपर H है नीचे H है, यहाँ पर क्या है H ऊपर OH नीचे, यानी कि OH की जगह यहाँ रिप्लेस हो गया H से, OH निकल गया। यानी हम कहते हैं इस H और H में तो O आ गया, यहाँ पर O डाल, डीऑक्सी हो गया। क्या हो गया, डीऑक्सी हो गया। तो राइबोस की शुगर का डीऑक्सी अगर हो जाए कार्बन 2 पर तो बन जाती है वो डीएनए की शुगर, डीऑक्सी राइबोस शुगर। तो ये पॉइंट आपको माइंड में याद रखना है कि डीऑक्सी राइबोस शुगर और राइबोस शुगर में किस पॉइंट पे डिफरेंस है, खाली इसी पॉइंट पे डिफरेंस है यहाँ पर। हाँ सर, डीएनए मतलब ऑक्सीजन O नहीं होता, आरएनए में O होता है। बस ऐसे नाम भी पूछता है डीऑक्सी, ऑक्सी डिलीट कर दिया, ऑक्सी हटा दिया, है ना। तो आपके डीएनए वाली शुगर में ऑक्सीजन नहीं है, देखो कार्बन 2 के नीचे ऑक्सीजन हटा दिया, डीऑक्सी कर दिया। राइबोस शुगर में नीचे ऑक्सीजन है, यहाँ पर कार्बन 2 पे OH है, O है, ऑक्सीजन एटम है। चलो ठीक है, पॉइंट यहाँ तक हमारा। सी देयर आर 2 टाइप ऑफ नाइट्रोजनस बेसेस, क्योंकि हमने कहा था न्यूक्लियोटाइड में 3 कंपोनेंट होते हैं, नाइट्रो बेस, पेंटो शुगर आपने देख लिया अभी दोनों की। अब यहाँ पे कंपैरिजन लेके चले हैं, नाइट्रोजनस बेसेस का कंपैरिजन लेके चले हैं। तो 2 तरह के नाइट्रोजन बेसेस आपके नेचर में मिलते हैं। नाइट्रोजनस बेस 2 तरह के हैं। नंबर 1 प्यूरीन, जो मेंशन किया है प्यूरीन। तो प्यूरीन कौन कौन से हैं, प्यूरीन है आपके नेचर में एक तो एडेनिन और एक गुआनिन, ठीक है। एडेनिन एंड गुआनिन प्यूरीन है। प्यूरीन का जो स्ट्रक्चर होता है लगभग कुछ ऐसा बनता है, रिंग स्ट्रक्चर दिखा रहा हूं खाली में, अलग कुछ ऐसे करके कुछ आइडिया। 2 शुगर होती है, एक मतलब 2 रिंग होती है, एक 5 का पर और एक 6 पर। तो प्यूरीन का डायग्राम लगभग ऐसा होता है। आगे हाइड्रोजन OH मैंने मेंशन नहीं किए हैं, कार्बन मैंने मेंशन नहीं किए, ठीक है। तो ए एंड गुआनिन, एडेनिन और गुआनिन प्यूरीन कैटेगरी में आते हैं। अच्छा, दूसरा टाइप का नाइट्रोजन बेस है, सेकंड टाइप ऑफ नाइट्रोजनस बेस इज योर पायरिमिडीन। तो पायरिमिडीन को देखो, ये मेंशन किया यहाँ पर पायरिमिडीन। पायरिमिडीन में जो आपके नाइट्रोजनस बेस मिलते हैं वो मिलता है साइटोसिन एंड गुआनिन। कौन कौन सा, साइटोसिन और थायमिन। गुआनिन हो गया, साइटोसिन एंड थायमिन, टी थायमिन, सी तो लिखा है साइटोसिन एंड थायमिन। थायमिन इज दिस, साइटोसिन इज। तो साइटोसिन एंड थायमिन, अब इधर देखते हैं एडेनिन और गुआनिन दोनों जगह मिलता है। एडेनिन और गुआनिन ये डीएनए पे भी मिलता है एंड आरएनए दोनों मिलता है। ये एडेनिन गुआनिन दोनों जगह मिलता है, आरएनए के न्यूक्लियोटाइड में भी और डीएनए के न्यूक्लियोटाइड में भी। लेकिन साइटोसिन और थायमिन ये भी दोनों जगह मिलते हैं, लेकिन ये ओनली डीएनए यूरासिल मिलेगा। ये थायमिन जो है कहाँ मिलेगा, खाली ओनली इन डीएनए।
तो कहेंगे साइटोसिन तो मिलेगा दोनों में, यहाँ लेते हैं साइटोसिन फाउंड इन ओनली डीएनए, साइटोसिन यहाँ वाला खाली, साइटोसिन ओनली फाउंड इन डीएनए, डीएनए के नाइट्रोजन बेस में साइटोसिन मिल जाएगा। अच्छा सही, डीएनए एंड दोनों डीएनए एंड यहाँ तो साइटोसिन तो मिल गया दोनों में डीएनए, थायमिन खाली डीएनए मिलेगा, ये साइटोसिन तो दोनों में यार यहाँ लिखो फाउंड इन बोथ, करो उसको बोथ डीएनए एंड आरएनए, और ये वाला थायमिन ओनली इन डीएनए, ओनली इन डीएनए। तो थायमिन की जगह एक और नाइट्रोजन बेस होता है आरएनए में, क्योंकि 4 नाइट्रोजन बेस होने चाहिए आरएनए के पास भी, तो इन आरएनए एक और पैरामिडीन मिलेगा, पैरामिडीन मिलेगा, कौन सा, वो यूरासिल है, यूरासिल। तो कहते हैं थायमिन की जगह इन प्लेस ऑफ थायमिन इन आरएनए यूरासिल विल बी प्रेजेंट, राइट, यूरासिल विल बी प्रेजेंट। तो ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ कि थायमिन प्रेजेंट होता है डीएनए में खाली, और यूआरएनए प्रेजेंट होता है यूरासिल में। तो पहला पॉइंट तो ये था कि ए और जी डीएनए आरएनए दोनों मिलेगा, प्यूरिन है दोनों। पिरिमिडीन में थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है बच्चों को, पिरिमिडीन में साइटोसिन तो दोनों डीएनए आरएनए मिल जाएगा, लेकिन थायमिन ओनली डीएनए मिलेगा, और यूरासिल जो मिलेगा ओनली इन आरएनए, ओनली इन आरएनए। तो जब आपके आरएनए की बात होगी तो उसमें एडेनिन मिल जाएगा, ग्वानिन मिल जाएगा, साइटोसिन मिल जाएगा, थायमिन कभी नहीं मिलेगा, थायमिन कभी नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। एक डायग्राम बनाते हैं फिर क्लियर करते हैं इसको, देखो जरा। डन। सी अब एक डायग्राम बना रहे हैं, मान लो ये है आपका डीएनए, डीएनए का सिंगल स्ट्रैंड बना रहा हूं, एसएस डीएनए। तो बताना क्या क्या हो सकता है, इंक्लूडेड चेन बनाई मान लीजिए, ये 5 प्राइम से स्टार्ट होती है, ये 3 प्राइम में जा रही है, यहाँ पर एडेनिन मिल गया, ग्वानिन भी मिल रहा है, थायमिन मिल रहा है, साइटोसिन मिल रहा है, और एडेनिन मिल रहा है, ग्वानिन मिल रहा है, साइटोसिन मिल रहा है, ठीक है, ग्वानिन डबल कर दिया, थायमिन मिल रहा है। कहीं पर भी आपको यूरासिल नहीं मिलेगा, नो यूरासिल, नो यूरासिल, डीएनए स्ट्रैंड में कहीं भी यूरासिल नहीं है। अब आते हैं आरएनए स्ट्रैंड पर। आरएनए स्ट्रैंड देखो, आरएनए का स्ट्रैंड सिंगल स्ट्रैंड रहने वाली, 5 प्राइम 3 प्राइम, क्या क्या मिलेगा यहाँ पर, एडेनिन मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है, ग्वानिन मिल जाएगा, साइटोसिन मिल जाएगा, थायमिन नहीं मिलेगा, थायमिन क्या मिलेगा, यूरासिल, क्या मिलेगा, यूरासिल, एडेनिन मिल जाएगा, ग्वानिन मिल जाएगा, साइटोसिन मिल जाएगा, और यूरासिल। तो कहेंगे नो थायमिन, थायमिन नहीं मिलेगा इन आरएनए। स्ट्रैंड सी नाउ, तो हमारे पास क्या लिखा देखो, देयर आर 2 टाइप ऑफ नाइट्रोजन बेसेस, क्लियर है, प्यूरीन, एडेनिन और ग्वानिन प्यूरीन है, पिरिमिडीन, साइटोसिन, यूरासिल और थायमिन पिरिमिडीन है। तो अगर मैं यहाँ 2 कैटेगरी बना दूं, प्यूरीन PU एंड पैरामिडीन PYR, तो कौन कौन से प्यूरीन कौन से पिरिमिडीन है, प्यूरीन इज योर एडेनिन एंड ग्वानिन, पैरामिडीन कौन है, थायमिन, राइट, और बताओ साइटोसिन, राइट। तो जब आप जब भी तो आप कहते हो कि यार प्यूरीन हमारा एडेनिन और ग्वानिन है, थायमिन हमारे पैरामिडीन और पैरामिडीन कौन से हैं, थायमिन और साइटोसिन है, राइट।
ये डीएनए के कारण, अगर आरएनए होता है तो यहाँ पर थायमिन की जगह क्या हो जाता है, यूरासिल हो जाता है खाली। यूरासिल भी पिरिमिडिन है, यहाँ लिखता हूँ, और यूरासिल भी इसी कैटेगरी में आ गया, लेकिन ये आरएनए कैटेगरी है, ये डीएनए की बात है। तो प्यूरिन हमेशा पेयर करता है पिरिमिडिन से। प्यूरिन अगर एक स्ट्रैंड है डीएनए का यहाँ पर, दूसरा स्ट्रैंड यहाँ पर है, तो प्यूरिन पेयर करता है पिरिमिडिन से। तो प्यूरिन एडेनिन पेयर करेगा थायमिन से, और ग्वानिन पेयर करेगा साइटोसिन से, इन केस ऑफ योर डीएनए। क्लियर पॉइंट? क्लियर पॉइंट बच्चों? यस सर। ओके, सी, तो हमारे पास ये कंक्लूजन क्लियर हो गई। यहां देखो जरा ध्यान से। अरे बच्चों क्लास है ना अभी? वैष्णवी, राइट, तो अभी क्लास है, अभी रोकते हैं यहाँ पर, है ना, क्लास है हमारी, मैं भूल ही गया था। यस, वैष्णवी का नोट्स भी आया है। ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन कीप प्रिपेयरिंग, रिवाइज कर रहे हैं यहाँ तक, फिर हम नेक्स्ट क्लास में यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय। यस सर, थैंक यू सर। बाय। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग।